जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड सरकार के 2023-24 के बजट पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर हरीश्वर दयाल मेरी बाईं तरफ हैं और मेरी दाईं तरफ हैं एमए हक, शिक्षाविद और आर्थिक मामलों के जानकार। तो हम सबसे पहला सवाल डॉक्टर हरीश्वर दयाल से जानना चाहते हैं कि जो 23-24 का बजट विधानसभा में लाया गया 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया, तो उसकी खास बातें क्या है? यह बजट अगर देखा जाए तो काफ़ी कोशिश की गई है यह बजट संतुलित बनाने की, तो काफ़ी संतुलित बजट मुझे लगा। एक है कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एक्सपेंडिचर के बीच भी एक संतुलन है। काफ़ी प्रयास किया गया है कि रिसोर्सेज ज़्यादा मोबिलाइज किए जाएं और वह भी आंतरिक स्रोतों से, अपने टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्स पर ज़्यादा निर्भर रहा जाए, तो यह किया गया है। ऋण भी ज़्यादा नहीं लिया जाए। पिछली बार भी 18,000 करोड़ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज था, इस बार भी प्रावधान 18,000 करोड़ का ही है। और ऋण के साथ किया क्या गया है कि जो सस्ते स्रोतों हैं, जहां पर ब्याज दर कम रहता है, उससे ऋण लिए जाने का प्रावधान है, वह व्यवस्था की गई है। तो डेट मैनेजमेंट अच्छा रहा है। और उसके बाद रिपेमेंट के लिए भी कोशिश किया गया है कि एक सिंकिंग फंड बनाया गया जिसमें 1,000 करोड़ से कुछ अधिक अमाउंट अभी तक जमा है, संग्रहित है, जो कि ऋण रिपेमेंट के रूप में काम कर रहा है। टैक्स नॉन टैक्स सोर्सेज जो अपने हैं उनसे भी संग्रह हो रहा है और ज़्यादा संग्रहित होना शुरू हो गया है। तो प्रावधान भी है कि जो कैलकुलेशन है, आकलन है, उसके हिसाब से ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यह रेवेन्यू, यह रेसिप्ट साइड था, रेवेन्यू एंड कैपिटल रेसिप्ट का। और अगर एक्सपेंडिचर को देखें तो विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च को काफ़ी उसमें भी एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है, जहां पर कि सामाजिक कल्याण वाले जो कार्यक्रम है जिससे सामाजिक लाभ हो, और जहां जो आर्थिक क्षेत्र के हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह की बात है, दोनों पर काफ़ी खर्च किया गया है। और अगर देखें तो हम लोग इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ाया गया है। स्कीम पर खर्च ज़्यादा है, इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च कम है। इस बार का जो बजट है वो 1,16,418 करोड़, जो पिछले बार की तुलना में ज्यादा है। हाँ। तो ये भी एक सरकार की सफलता है कि सरकार विकास के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती है, क्योंकि बजट का उन्होंने साइज बढ़ाया है, बजट का आकार बढ़ाया है। हाँ, ये करीब पिछले बार के बजट से 15% अधिक है। और यह 15% अधिक होने के साथ साथ यह जो पैसा खर्च हो रहा है वह ज़्यादातर पूंजीगत चीज़ों में या स्कीम्स के भी पूंजी निर्माण में यह खर्च होगा। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि अच्छा बजट है। खास करके जो बजट है उसमें हक साहब ये देखा गया है कि इसमें स्थापना व्यय घटा है। पिछले 3 सालों का अगर आकलन करें तो आप देखिएगा स्थापना व्यय घटा है और योजनाओं पर राशि बढ़ी है। तो ये एक शुभ संकेत आप मान सकते हैं। नमस्कार। झारखंड का यह बजट जो है वो विगत 3 वर्षों से अगर हम देखें तो इसमें जो स्थापना पर जो खर्च है वो घटता जा गया है और जो योजनागत व्यय है, योजना पर व्यय है, वो बढ़ता गया है। तो इससे सरकार की एक मंशा इससे पारदर्शित हो रही है कि सरकार जो है कि योजना के माध्यम से आधारभूत संरचना का निर्माण, सामाजिक संरचना का निर्माण, इस पर अधिक से अधिक बल देने का प्रयास कर रही है। और साथ ही इस बजट का जो वाक्य भी कहा गया है कि हमारा अपन बजट, कि हम लोगों का अपना बजट है और हम ही कर बजट है, कि हम ही लोग कर सकते हैं इसको। तो ये एक शुभ संकेत है झारखंड जैसे राज्य में जहाँ की आधारभूत संरचना की व्यापक आवश्यकता है और इस पर लगातार वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ज़्यादा फोकस करते हैं, गांव के लोगों के विकास पर, किसानों के विकास पर, भूमिहीनों के विकास पर, कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष नवीन नाथ महतो भी किसानी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मजदूरों का उत्थान ज़्यादा हो ध्यान। तो इस बजट में जो आउटकम बजट आया है इसका क्या स्वरूप है और इसको किस रूप में आप देखते हैं? हाँ, ये आउटकम बजट कुल मिलाकर के 13 विभागों का आउटकम बजट आ रहा है। और जिसमें क्या है, आउटकम बजट क्या है कि पहले जो था बजट जो पुराने समय में बनता था कुछ साल पहले से,
ये 3 साल से आउटकम बजट आ रहा है। तो उसके पहले जो बजट बन रहा था वो आउटले बजट होता था कि कितना पैसा दिया जा रहा है, उसमें से कितना उसका यूटिलाइजेशन हुआ। लेकिन यह यूटिलाइजेशन किस चीज़ के लिए हो रहा है, उसका आउटपुट क्या है और उस आउटपुट का इफेक्ट क्या हो रहा है, इस पर भी चर्चा है। तो एक बड़ा सा अंश जो खर्च का है ये 13 विभागों का, वह आउटकम बजट के रूप में परिदर्शित हो रहा है। तो लोगों को मालूम है कि उसका फायदा क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है और अच्छी तरह से उसकी मॉनिटरिंग भी हो पा रही है। तो यह एक अच्छा प्रयास रहा है इस सरकार का। अगला आप जो कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र पर, तो मुख्यतः यह प्राथमिकता रही है इस बजट में। और कृषि क्षेत्र है वह लेबर ऑब्जॉर्बिंग सेक्टर है कि वहाँ पर कुछ भी विकास अगर होता है तो काफ़ी सारे श्रमिक हैं वहाँ पर, उनको रोजगार मिल पाता है। तो उसके लिए प्रावधान है, वो अगर सूखा होता है तो उस समय में उनको जो सहायता दी जाएगी, ऋण माफ़ी, यह तो है ही है। लेकिन इसके साथ सिंचाई की, लघु सिंचाई की सुविधाएं या बड़ी सिंचाई की सुविधाएं, लिफ्ट इरिगेशन, इन सभी की सुविधाएं दी जा रही है जिससे कि बहुफसलीय खेती हो सकेगी और उनकी आय बढ़ सकेगी। पशुधन पर भी कोशिश की गई है कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उसमें भी तो यह जो पशुधन योजना है जिसके तहत उनको पशु मिल रहा है, या डेयरी को डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर, ये जो डेयरी प्लांट्स बन रहे हैं उसके तहत, तो यह एक अच्छा है। दुग्ध उत्पादकों को जो सहायता राशि मिल रही है, सहयोग राशि, वह भी एक अच्छा कदम है। जो पहले 1 रुपया मिल रहा था, फिर 2 रुपया प्रति लीटर हुआ, इस बार के बजट में उसको 3 रुपया प्रति लीटर किया गया है। तो यह सभी है जिनसे कि काफ़ी सारे लोगों को फायदा होगा। राजकोषीय घाटा भी जो दिखाई दे रहा है 23-24 में जो है 11,674 करोड़ है। जो जीडीपी जो है हमारा उसका 2.76% है। तो आप कह सकते हैं कि जो 3% के अंदर लाने का जो निर्देश था केंद्र सरकार का, तो उसके अनुरूप राज्य सरकार कामयाब रही है। राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री हैं वो इसमें कामयाब रहे कि राजकोषीय घाटा को 2.76% तक रोकने में कामयाब रहे। हाँ, बहुत ही अच्छा ये कहिए कि वित्तीय प्रबंधन काफ़ी अच्छा रहा है। और ये जो FRBM एक्ट है जिसके तहत कि 3%, उसमें भी बल्कि रिलैक्सेशन मिलता है लेकिन 3% से भी कम रखा गया है। और अगर पिछले बजट में देखेंगे उसको, जो बजट कंप्लीट हो गया ये 21-22 के बजट में, तो यह सिर्फ 0.76% रहा है GSDP का। और जो 22-23 का बजट है और 23-24 का बजट है उसमें 3% से कम रखा गया है। तो यह है कि एक तो फिस्कल डेफिसिट की आवश्यकता होती है कैपिटल बिल्डिंग के लिए, तो वह जरूरी भी है और इसको सीमित रखा गया है। तो इसका मतलब है कि डेट हम लोगों का रिपेमेंट के लायक है और डेट हमारा सस्टेनेबल है। सिर्फ यही इंडिकेटर नहीं कि फिस्कल डेफिसिट हमारा कम किया गया है, जो टोटल हमारा लायबिलिटी है जो क्यूमुलेटिव, वह भी हमारा 30% से कम है GSDP का। और जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी है वह भी रेवेन्यू रेसिट का अब 10% से कम है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि जो बजट में हम लोग दिखाई पड़ता है कि हम ऋण लिए हैं, तो सरकार अगर ऋण लेती है तो गलत नहीं है, ऋण लेना एक तरह से सही है क्योंकि सरकार उसको रीपे करती है। आम आदमी जब ऋण लेता है तो वो कहाँ से रीपे करेगा, वो चिंता का बात होता है, लेकिन अगर सरकार ऋण लेती है तो ये अच्छी बात है। हाँ, चूंकि कैपिटल बिल्डिंग के लिए होता क्या है कि ये हम लोग इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं ये थ्योरी कि अगर आपको कोई ऐसा एसेट बनाना है जिसका कि फ़ायदा आने वाले जनरेशन को भी है और फ्यूचर को भी है, तो डेफिनेटली उसका बर्डन तो उनको भी बियर करना होगा या करना चाहिए। कि सारा बर्डन अगर उसको प्रेजेंट जनरेशन को कर दीजिएगा तो काफ़ी बड़ा बर्डन होगा प्रेजेंट जनरेशन पे। तो इसी को आने वाले जनरेशन या आने वाले समय के लिए टाला जाता है ऋण लेकर के या उसके इंटरेस्ट पेमेंट से। तो यह ऋण लेना कोई बुरा नहीं है, ऋण इतना ही लिया जाना चाहिए जितना कि रिपे किया जा सके। और इस सरकार की एक अच्छी, मैं कहूँ कि एक अच्छा पहल रहा है कि एक सिंकिंग फंड भी क्रिएट किया है जिससे कि जो ऋण लिया गया है उसको वापस भी किया जा सके आसानी से। जो 23-24 का बजट है इसमें युवाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है साहब? ये बजट जब बन रहा था तो मुझे लगा कि सरकार ने देश के अंदर और वैश्विक परिदृश्य को भी ध्यान में रखा है।
जैसे कि बार बार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है ये सूचना दे रही थी कि 2023 जो है एक आर्थिक मंदी का दौर आएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ कि सरकार ने जो ये बजट रखा है इसको युवाओं को लक्षित रखा है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम युवाओं के लिए किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सीएम सारथी योजना के तहत 1.5 लाख यूथ को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी सरकार, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी 6 महीने तक, तो ऐसे कंडीशंस में वो पुरुष को यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं मेल को 1,000 रुपये प्रति माह के रूप में देगी, और फीमेल को तथा दिव्यांगजनों को 1,500 रुपये प्रति माह 6 मंथ तक देगी। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी इसमें कहा कि सीएम रोजगार सृजन योजना का एक प्रावधान किया गया है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, दिव्यांगजनों को जो है रोजगार सृजित करने के लिए स्वरोजगार के लिए इसमें प्रयास किया गया है। 2022-23 में मात्र 5,600 लोगों को इसमें औसतन 81,000 रुपये प्राप्त हुए थे स्वरोजगार के लिए, जबकि 2023-24 में इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2 लाख युवाओं को, मतलब कई गुना आप देख सकते हैं कि उनको इस तरह के जो योजना है उससे लाभान्वित किया जाए ताकि वो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी प्रकार अगर आप देख सकते हैं कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड निःशुल्क कोचिंग के अंतर्गत जो है सीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत एकलव्य प्रशिक्षण योजना में लगभग 37,000 स्टूडेंट्स को इसको लाभान्वित करने का एक प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ जो लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर का वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार डेवलप कर सके, स्टार्टअप कर सके। आप जानते हैं कि एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए सरकार ने जो है एक नई एमएसएमई पॉलिसी को इस बजट के अंतर्गत लाने का निश्चय किया है, और एक डेडिकेटेड एमएसएमई निर्देशालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत कि स्मॉल, मीडियम, माइक्रो तरह के जो इंटरप्राइजेज है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं वो युवाओं को लक्ष्य करके, और युवाओं के रोजगार जो विगत कई वर्षों से कोरोना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से डामाडोल स्थिति हुई उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है, उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, इस बजट में उसका एक स्वरूप, एक रूपरेखा सुदृढ़ रूप से बनाया गया है जो निश्चित तौर से लाभदायक होगा। ये हरीश्वर दयाल जी, सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इस बजट से? काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कुछ जो चीज़ें बता रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र मतलब कि एक तो समाज कल्याण की जो क्षेत्र है और वह उसमें भी लोगों को लाभ मिलेगा, और बहुत सारे जो हक साहब बता रहे थे वह भी सामाजिक कल्याण से संबंधित है या सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम है वह। उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, इन पर भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है। बजट का एक अच्छा प्रावधान किया गया है हेल्थ और एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में भी आप देखिएगा तो कई मॉडल स्कूल और उसको डेवलप करने की बात है। नेतरहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय और ज़्यादा बनाने की बात है, या उच्च शिक्षा को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। खास करके जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके, या इंट्रोड्यूस हो गया है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होगी, या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का तो अभी इसमें ध्यान दिया गया, उसके लिए एक एडिशनल अलोकेशन है। हेल्थ के लिए भी आप देखिए तो मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए जा रहे हैं। चलंत मेडिकल वैन की व्यवस्था है। मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना या डी एडिक्शन सेंटर, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर एक पीपीपी मोड पे रांची में शुरू किए जाने का प्रावधान। तो यह सभी काफ़ी सहायक होगा लोगों को कल्याण पहुंचाने के लिए। हक साहब, आधारभूत संरचना का कितना प्रभाव पड़ेगा? आधारभूत संरचना जो है वो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट का मेन केंद्र बिंदु होता है, और ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे आधारभूत संरचना का यहाँ पर निर्माण करने की बात कही जा रही है।
मुख्य रूप से जैसे दयाल साहब भी कह रहे थे कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट की बात है, मेडिकल कॉलेज की बात है। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा इस बजट में कि एयर एम्बुलेंस का प्रावधान किया गया है कि एयर एम्बुलेंस से जो है किसी भी पेशेंट को अच्छे जगह पर कम कीमत पर ले जाया जा सके। इसके साथ साथ रोड के विकास, रोड का व्यापक स्तर पर निर्माण, साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए तेनूघाट परियोजनाओं में उसके साथ किया गया है, एनटीपीसी के साथ किया गया है। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम किया जा रहा है। और जो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत हम कह सकें तो जो गरीब लोग हैं उनमें लगभग 60 लाख परिवार तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगर जो इस स्कीम से वंचित रह रहे हैं तो राज्य सरकार का जो अपना स्कीम है उसके तहत फिर 4 लाख परिवारों को भी इसके तहत एक सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करने का प्रावधान किया गया है। हेमंत सोरेन खास करके युवाओं को रोजगार देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और प्रयत्नशील भी रहते हैं। और जो 23-24 का बजट है उसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं, कई हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। वो कोचिंग वाला है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, बहुत हद तक मुझे लगता है कि हक साहब ने इन सारे एस्पेक्ट को कवर किया है। तो लोगों का, खास करके युवाओं में रोजगार सृजन की जो चिंता है सरकार को, वो इस बजट में भी परिलक्षित होता और है। खास करके मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत राज्य के 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का भी लक्ष्य है। हाँ, क्योंकि कौशल विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जिनसे उनको रोजगार मिल सकेगा, उस तरह के यहाँ पे व्यवसाय भी शुरू हो सकेंगे जो उस तरह के रोजगार, उस तरह के कुशलता प्राप्त युवकों या युवतियों को रोजगार दे सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार का कमिटमेंट है रोजगार देने का, उस दिशा में ये बजट दिखाई दे रहा है कि बजट में जो प्रावधान किया गया उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दिखाई स्पष्ट दे रहा है इस बजट के देखने से। इसके अलावा कई, जैसे आप निःशुल्क कोचिंग वगैरह, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये सब काफी लाभदायक योजनाएं हैं और काफी, और सबसे एक बड़ी बात एक और इस बजट में खासियत दिखाई पड़ रहा है कि नेत्रहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण का प्रस्ताव है। अब जब डॉक्टर सीके सिंह अविभाजित बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने नेत्रहाट विद्यालय की कल्पना की थी। और गरीब बच्चों का उसमें एडमिशन होता था। और वहाँ के बच्चे देश भर में IAS IPS बन के आज भी राज कर रहे हैं। तो ये उस समय गरीब का बच्चा को अच्छी पढ़ाई का सुविधा मिलता था और उसके कारण बच्चे आगे जाते थे। तो ये भी मुख्यमंत्री का एक बड़ा क्रांति, बड़ी अच्छी सोच है। इसके अलावा कई, खास करके उन्होंने शिक्षा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी मैंने मदद करने का काम किया है। स्मार्टफोन वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि देहात के क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविकाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आंगनवाड़ी का ही काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है और पूरी तरह से आंगनवाड़ी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। 800 आंगनवाड़ी है जहाँ पर कि बिल्डिंग बनाने की बात है, या फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स में तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का, 6,000 रुपया उनको अनटाइड फंड देने का जिसको कि व्यवहार कर सके वहाँ पर सुविधाएं देने के लिए। प्री स्कूल जो एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके प्रावधान, वहाँ पर किट प्रोवाइड करना, तो यह सभी काफ़ी अच्छी। और ये देखा जा रहा है कि मस्तिष्क रोग की समस्या भी काफ़ी हो रही है राज्यों में। तो इसके लिए खास करके पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की भी स्थापना की जा रही है। तो ये भी एक अच्छी पहल है सरकार की कि हर जगह, जैसे ये इंटीरियर इलाका है पलामू का, चाईबासा का या दुमका का, अगर रांची से देखिए सब जगह की दूरी 150-200 किलोमीटर से अधिक है। तो ये वहाँ के लोगों को ये सुविधा मिले, चिकित्सक की सुविधा मिले, खास करके मनोचिकित्सक की सुविधा मिले, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके अलावा इस तरह के सुझाव अगर आप देखें तो ये जो बजट पूर्व की जो गोष्ठियाँ हुई थी या जो सुझाव आए थे उसमें प्री बजट कंसल्टेशन के दौरान, उसमें भी इस तरह के सुझाव आए थे। तो यह भी एक है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बना और बनाने की प्रक्रिया भी थी वह कि जिसमें कि लोगों की आकांक्षाओं को जमा किया गया इन पोर्टल के थ्रू या गोष्ठियों के थ्रू, और उसका इसमें समावेश रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा,
पथ इन पर अधिक खर्च किया जा रहा है हाँ, इस बार के बजट हाँ, में, हाँ। तो जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की बात है लोगों को, उस पर विशेष ध्यान दिया गया हाँ, हाँ, जरूर। बजट में। और फिर मेडिकल कॉलेज वगैरह की स्थापना बोकारो में, रांची में फिर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है बजट में, इसका भी किया गया। बोकारो में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा, रांची में एक मेडिकल कॉलेज है, रिम्स है लेकिन इस पर काफ़ी लोड होता है, तो एक नया मेडिकल कॉलेज खुलने से लोड, रिम्स का भी लोड घटेगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। एक बजट में प्राप्तियों एवं व्यय का स्वरूप क्या है? है क्या कि हम लोगों की जो प्राप्तियां होती है, दो है, कर के स्रोत हैं और गैर कर के स्रोत हैं। और कर के स्रोत है उसमें हम लोगों का अपना जो ओन टैक्स रेवेन्यू है वह है ही है, और उसके अलावा हम लोगों को केंद्रीय करों में सहायता भी केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा भी मिलता है। और गैर कर में हम लोगों का अपना गैर कर का स्रोत है, और उसके अलावा ग्रांट्स इन एड मिलता है। ये खास करके जो काफ़ी समय से ये बात चल रही है कि जो हम लोगों को केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिल रहा है वह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके तहत मिलता है, और वह इस तरह से हमारा संघीय वित्तीय ढांचा है जिसमें कि किया गया है कि जो ज़्यादा अच्छे कर थे, जिसमें ज़्यादा उगाही होती थी, जिसका हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी या बायंसी अधिक है, वह कर केंद्र ले रहा है। और वह इसलिए ले रहा है कि उसका वह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके पूरे राज्यों के बीच। तो जो कम विकसित राज्य हैं या जहां पर जरूरत है, तो एक तो विकास एक मुद्दा रहता है और दूसरा रहता है कि जरूरत क्या है उस राज्य की। तो जरूरत को निकाला जाता है कि जनसंख्या उसकी कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो इससे जरूरत पता चलता है। और विकास में उस विकास के पायदान पर वो कहाँ पर है यह पता किया जाता है कि जो हाईएस्ट इनकम स्टेट्स हैं उनसे उनका इनकम कितना दूर है, तो यह किया जाता है। तो इन दोनों के आधार पर किया जाता है, इसलिए क्योंकि सारे राज्य करीब करीब बराबर स्तर पे आ जाएं। हम लोग कुछ पिछड़े रह गए हैं, वह कई ऐतिहासिक कारणों से पीछे रह गए हैं, तो इसीलिए हम लोगों का हिस्सा ज़्यादा है। बिहार का हमसे भी ज़्यादा है हिस्सा, क्योंकि क्षेत्रफल उनका अधिक है, जनसंख्या उनकी अधिक है। उत्तर प्रदेश का उससे भी हाँ, ज़्यादा है। और ये जनसंख्या एक बार इस बार डिबेट में आया था, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था कि 1971 के जनसंख्या को बेस रखा गया था, क्योंकि उसके बाद कुछ राज्यों की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से कमी आई थी उसमें। लेकिन यह कमी आने का कारण भी ऐतिहासिक रहा है, जहाँ विकास दर तेज रहा है वहाँ जनसंख्या कम होती चली गई है। इस बार क्या किया हुआ है कि 2011 की जनसंख्या को भी आधार किया गया है, और यह उचित था कि जब जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हुई है तो क्यों हम लोग इतना पुराना जनसंख्या को आधार रखेंगे। लेकिन अभी भी ज़्यादा वेट है वह क्षेत्रफल को है, इनकम डिस्टेंस को है, पॉपुलेशन भी एक है, और भी कुछ क्राइटेरिया है उसमें, जिसके आधार पर वित्त आयोग निर्धारित करता है कि किस राज्य का कितना बड़ा हिस्सा होगा, और हम लोगों को भी उसमें एक हिस्सा मिलता है। हक साहब, इस बजट से राज्य में विकास को गति मिलेगी? निश्चित तौर से ये बजट इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और आउटकम बजट है, तो इसका उद्देश्य भी ये होता है कि परिणाम के साथ साथ गुणवत्ता और उद्देश्य की प्राप्ति करना। तो ऐसे कंडीशंस में अगर देखा जाए तो विगत 3 वर्षों से आउटकम बजट झारखंड प्रदेश में बनाई जा रही है, और हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम हर वर्ष हमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों रूप में दिखाई दे रहा है। तो इससे आशा कर सकते हैं कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसके पूर्ण होने पर जो जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, खास करके जैसे हमारे पैनल के सहयोगी दयाल साहब भी बता रहे थे, तो वो सारे चीज़ों को जो है सरकार अचीव करेगी। तो बजट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर हरीश्वर दयाल और M.A. हक साहब ने दी, और मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा, उन्हें समझने में आसानी होगी कि इस बजट से क्या क्या होने जा रहा है, झारखंड का विकास किस प्रकार होगा और किस प्रकार से राज्य तरक्की करेगा, ये समझने में उन्हें आसानी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार।